रूस यूक्रेन की पृष्ठभूमि पर, जहां पर युद्ध 13वें दिन पहुंच चुका है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो वहां क्या डेवलपमेंट्स हैं, कैसा असर पड़ेगा, मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। 13वां दिन है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं इस युद्ध को। तीसरे दौर की बातचीत भी हुई है, तो रशिया यूक्रेन के फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट है? सबसे पहले तो विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारी पूरी टीम को, हमारी डायरेक्टर को, हमारी प्रोड्यूसर्स को। मजा आता है आप लोगों के साथ काम करके और काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, तो आशा करते हैं कि ये दिन आपके लिए अच्छा रहे। अपडेट की बात है तो अगेन कुछ पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर नहीं आया हूं। कल तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी, थोड़ा लगा था कि शायद सिचुएशन में सुधार आ सकता है, बट कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया। तो बैठक हुई है, कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं आए, बल्कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी नर्वसनेस आ रही है। एक क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और उनकी डिमांड्स क्या हैं ये भी उन्होंने सामने रख दी है। उन्होंने कहा है एक तो यूक्रेन का डीमिलिटरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो ऑफेंसिव मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, पूरा नंबर रिड्यूस होकर सिर्फ 60,000 लोगों तक रह जाना चाहिए। दूसरा, क्राइमिया और लुहांस्क डोनेट्स्क के जो रीजन्स हैं उसको, क्राइमिया को रशिया का पार्ट माना जाना चाहिए और लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट नेशंस का करार देना चाहिए। अगर आप ये सारी बातें मानने को तैयार हैं और इसके साथ ही यूक्रेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से अमेंड करे जो ये गारंटी देता है कि आगे यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यानी कि नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन जैसी किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, अगर इन सब बातों की यूक्रेन हमें गारंटी देता है तो युद्ध आज ही हम बंद करने को तैयार हैं। पर ये इतनी सख्त कंडीशंस हैं कि यूक्रेन इसको मानने को तैयार नहीं है। तो एक स्टेलमेट की तरह वहीं पर सिचुएशन अटकी हुई है, कुछ नया निकलकर आया नहीं है। इनफैक्ट जो इंटेंसिटी है वॉर की वो हम देख ही रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स इस समय ज्यादा बढ़े, ग्राउंड ऑफेंसिव उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, पर एयर स्ट्राइक्स काफी बड़े हुए हैं। इसके अलावा 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। एक, मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन दी है कि रशिया डिफॉल्ट कर सकता है। अब ये एक बड़ी चिंता बन सकती है, रशिया के लिए तो ऑब्वियसली चिंता है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि रशिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो अगर रशिया डिफॉल्ट कर सकता है, और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में ही ये डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इसका कंटेजियन इफेक्ट काफी बड़ा होगा। तो 1-2 चीजें ऐसी हुई हैं जो दिखा रही हैं कि फिलहाल सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है। जहां तक मिलिट्री अटैक की बात है कोई सुधार नहीं हुआ है, और जहां तक इकोनॉमी की बात है वो तो हम इंपैक्ट देख ही रहे हैं, इन्फ्लेशन और बाकी कमोडिटीज में जो बड़ा उछाल आया है। ओके, साथ ही दीपांशु अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि यूएस मार्केट से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। कल भी गिरावट लेकर बंद हुए हैं, अधिकतर इंडाइसेस वहां दबाव झेल रहे हैं। हाँ, कमोडिटी फ्रंट पे हमने देखा है कि कुछ राहत जरूर मिली है, तो जरा बताइए वहां से किस प्रकार के अपडेट हैं? आज सुबह के संकेत इस समय थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी खुला था करीब 250 अंक नीचे था, वहां से देखिए अब सिर्फ 40 अंक नीचे, तो बढ़िया 150 अंकों की रिकवरी आपने एसजीएक्स निफ्टी पर देखी है। डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। एशिया के बाजार भी कमजोर खुलने के बाद अब रिकवर आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो संकेत वैसे तो अच्छे नहीं है, बट एटलीस्ट आज सुबह वैसी गिरावट नहीं है जैसा हमने कल शाम को देखा। और कल शाम को हमने क्या देखा, अक्टूबर 2020 के बाद S&P 500 के लिए सबसे खराब दिन था इस साल का, अदरवाइज यूएस मार्केट्स के लिए सबसे खराब दिन आपने आते हुए देखा है। 800 अंक टूटकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके साथ ही S&P 500, रसल 2000 में 2.5 से 3% की गिरावट थी, और एक बार फिर से आईटी सबसे ज्यादा कमजोर था, 3.5% नैस्डैक टूटा है। यही नहीं, नैस्डैक अब आप ऊंचाई से देखें तो 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, यानी कि जो टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि एक बेयर मार्केट टेरिटरी में नैस्डैक आ गया है। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है जहां तक अमेरिकी बाजारों के हाल का सवाल है। 2 ही बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध बढ़ते हुए दिख रहा है उसकी चिंता है, और दूसरी बात है कि इसका इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट होगा, ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी 40 साल की ऊंचाई पर है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 साल की ऊंचाई तक इन्फ्लेशन यूएस का बढ़ सकता है, 8% तक आ सकता है जब डेटा आएगा। और इसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ने से, तेल के दाम बढ़ने से क्या रिसेशन का खतरा फिर से आ रहा है, इसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। कल हमने देखा बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ी है, 1.68% से बढ़कर ऑलमोस्ट 1.78% तक आ गई है। तो डेफिनेटली इसी चिंता की वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में इतनी भारी गिरावट कल देखी है। यूरोप में भी 1.5 से 2% की गिरावट थी, कोई राहत के संकेत नहीं थे। कच्चा तेल अच्छी बात है कि जिस लेवल पर कल हम बंद हुए थे भारतीय बाजार जब 3:30 बजे, लगभग 125 के करीब ब्रेंट था, अभी भी उधर ही है, उससे थोड़ा बल्कि नीचे ही आ गया, अब 122 हो गया। तो थोड़ी राहत वहां पर आई है, हल्की सी गिरावट है, हालांकि 13 साल 14 साल की ऊंचाई पर ही यह दाम है। गोल्ड भी $2000 के नीचे आ गया, पर उसके सामने आप देखिए निकल में क्या हो गया है।
67% LME पर कल निकल बंद हुआ है, बढ़कर भारतीय बाजार में भी उतनी ही आपने बड़ी गेन देखी। इंट्राडे में तो 75% तक की गेन आते हुए देखी थी। सिर्फ इस एक निकल में हमने कल इतना बड़ा उछाल देखा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कमोडिटी बाजार में कल कूल ऑफ हुआ है, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर बड़ा उछाल है, बट डेफिनेटली सिचुएशन फिलहाल कोई राहत वाली नहीं है, बट बाजार भी ओवरसोल्ड है, तो शायद थोड़ी रिलीफ इस समय आती हुई दिख रही है वहां। जाहिर तौर पर कोई भी रिलीफ, कोई भी गिरावट कमोडिटी फ्रंट पर देखने को मिले कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज में, तो वो हमारे लिए और महंगाई के फ्रंट पर तो राहत की ही बात होगी। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट एंड मार्केट्स का हाल दर्शकों के सामने रखने के लिए।